चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे वाइकेरियस लाइबिलिटी। ठीक है, ये है उसका सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, बेसिस, टाइप्स ऑफ वाइकेरियस रिलेशनशिप्स जो कि 4 है: एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, प्रिंसिपल एजेंट, पार्टनर्स, इनफॉर्म, स्टेट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंसेस अवेलेबल होते हैं, कंक्लूजन। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉर्ट लॉ का जनरल प्रिंसिपल ये है कि पर्सन विल बी लाइबल फॉर हिज ओन एक्ट। मतलब यदि आपने कुछ गलत काम किया, कुछ गलत एक्ट किया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे थे और आपने उसको किसी को ठोक दिया, सामने वाले के हाथ पे टूट गए। आपका कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, मतलब आपकी गाड़ी का कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, ना ही सामने वाले का कोई इंश्योरेंस है। तो यहाँ पर सारे के सारे पैसे आपको देना पड़ेंगे सामने वाले को, जिसको भी आपने गाड़ी ठोकी है। उसका जो भी खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा, अगर वो आपके ऊपर केस फाइल करता है तो। ठीक है, तो ये है पर्सनल लाइबिलिटी। मतलब आपने यदि कुछ गलत काम किया तो आपकी ही लाइबिलिटी होगी। आपने गाड़ी चलाई और आपने ठोक दी। बट कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर एक थर्ड पर्सन को भी लाइबल किया जा सकता है, भले ही उसने वो एक्ट नहीं किया हो। इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वो गाड़ी मैं चला रहा था और मैंने किसी को ठोक दी, जिससे उसके हाथ पे टूट गए। अच्छा, अब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं, और मैं जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी मेरी भी नहीं थी। मैं एक ड्राइवर हूँ, किसी के लिए काम करता हूँ, किसी का सर्वेंट हूँ। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? अब मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। मान लीजिए 50 लाख रुपए का खर्चा आया, मेरी प्रॉपर्टी की प्राइस है 5 लाख रुपए और मेरे पास है कैश में 1 लाख रुपए। तो अब सामने वाले को तो 50 लाख रुपए का खर्चा आ गया, तो अब क्या किया जाएगा? अब अगर वो केस फाइल करता है और वापस से मान लीजिए कि कार का, गाड़ी का, जो गाड़ी में चला रहा था उसका बीमा नहीं है, उसका इंश्योरेंस नहीं है, तो अब जो जो गाड़ी का मालिक है, जिसने मुझे एज ए सर्वेंट एम्प्लॉय कर रखा था, उसकी लाइबिलिटी होगी कि वो 50 लाख रुपए सामने वाले आदमी को पे करे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो कार का मालिक है उसने कुछ भी नहीं किया था, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने एक्सीडेंट नहीं किया। एक्सीडेंट तो मैंने किया, बट पैसे किसको भरना पड़ेंगे? पैसे कार के मालिक को भरना पड़ेंगे। तो यही होती है वाइकेरियस लाइबिलिटी। मतलब यहाँ पर आपको लाइबल ठहराया जाता है तब भी जब आपकी कोई गलती ना हो, क्योंकि वहाँ पर एक स्पेशल रिलेशनशिप होती है। जैसे कि अभी मैंने ये उदाहरण लिया ना, मालिक और ड्राइवर का, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। तो जब ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट होती है तो एम्प्लॉई के एक्ट के लिए एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। एम्प्लॉई बोले तो ड्राइवर, और एम्प्लॉयर बोले तो गाड़ी का मालिक। ठीक है, तो इसको समराइज़ करें तो जनरल प्रिंसिपल तो ये है कि जिसने गलत काम किया उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन जब वाइकेरियस लाइबिलिटी लगती है तो थर्ड पर्सन को भी लाइबल किया जा सकता है जिसने कुछ भी नहीं किया। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि उसके बीच में और जिसने गलत काम किया है, उन दोनों के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप बहुत टाइप की हो सकती है। वो मास्टर सर्वेंट हो सकती है, वो एजेंट प्रिंसिपल की हो सकती है, वो गवर्नमेंट
और गवर्नमेंट सर्वेंट की हो सकती है, ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हम लिख देते हैं ताकि और क्लियरिटी आए। जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल, a man is liable for only his own act. A man is liable only for his own act, ठीक है। ये तो जनरल प्रिंसिपल हो गया कि आपने गलत काम किया तो आप ही लाइबल हो गए। लेकिन वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब होता है कि पर्सन इज हेल्ड लाइबल फॉर एक्ट ऑफ अनदर। आपको दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल किया जा रहा है, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप, ठीक है। कौन कौन सी रिलेशनशिप हो सकती है? मास्टर सर्वेंट, यदि सर्वेंट ने कुछ किया तो उसके लिए मास्टर लायबल होगा। एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट, यदि एजेंट ने कुछ किया गलत उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। पार्टनर्स, गवर्नमेंट एंड सर्वेंट्स, गवर्नमेंट एंड इट्स सर्वेंट्स, तो यदि गवर्नमेंट सर्वेंट ने कुछ गलत टोटियस एक्ट किया तो उसके लिए गवर्नमेंट को लायबल किया जा सकता है। अब इनके हम एग्जाम्पल समझेंगे, बट बस इतना ही है वाइकेरियस लाइबिलिटी। ये जो मैंने पूरा डिफाइन कर दिया इतना ही, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, हम इसको एलाबोरेट करेंगे नोट्स के साथ, ठीक है। तो जनरल प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि एक इंसान तभी लायबल होगा जब उसने खुद ने कुछ गलत एक्ट किया है। बट कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर उस इंसान को भी लायबल किया जा सकता है जिसने कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके बीच में और जिसने एक्ट किया है उनके बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप है। उसी स्पेशल रिलेशनशिप को हम बोलते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी। एग्जाम्पल है मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट, पार्टनर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स सर्वेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं और धीरे धीरे करके पूरी चीज़ों को हम कवर करेंगे। देखिए, वही है, जनरल रूल यही है कि ए पर्सन इज लायबल फॉर हिज ओन wrongful act. However, in certain situation, law holds one person liable for the wrongful act of another due to existence of special legal relationship between them. This is known as vicarious liability. कुछ भी नया नहीं है, जो हमने भी पढ़ा वही लिखा हुआ है ये। Doctrine plays an important role in ensuring that the victims receive compensation even when the actual wrongdoer may not have sufficient means to pay damages, ठीक है। पर्पस बता रहा है ये वाइकेरियस लाइबिलिटी की डॉक्ट्रिन का, ठीक है। चलिए मीनिंग में वापस वही, लाइबिलिटी इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अनदर इवन दो द फॉर्मर डिड नॉट पर्सनली कमिटेड द रॉन्ग एक्ट। ये डेफिनेशन लिख देना, कुछ भी खास नहीं है, हम पहले ही समझा चुके हैं। चलिए, अच्छा, अब वाइकेरियस लाइबिलिटी क्यों लगाई जा रही है? देखिए, इसके पीछे 4 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जो भी एम्प्लॉयर होता है वो, या जो प्रिंसिपल होता है वो एजेंट या अपने एम्प्लॉय के एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। मान लीजिए आपकी गाड़ी का ड्राइवर है, तो मान लीजिए आपके पास एक कार है और उसको एक ड्राइवर चलाता है, आपने एक ड्राइवर को रख रखा है नौकरी पे, तो ये माना जाता है कि ये रिलेशनशिप है मास्टर सर्वेंट की, और आपका एज ए मालिक ऑफ ए कार कंट्रोल है अपने ड्राइवर के एक्टिविटी पे, ठीक है। आप उसको बोल सकते हो कि किधर गाड़ी चलाना है, कितनी स्पीड में चलाना है, दारू पीकर नहीं चलाना है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल तो ये है, मतलब पहला बेसिस तो ये है वाइकेरियस लाइबिलिटी का कि एम्प्लॉयर का कंट्रोल होता है, कंट्रोल ओवर द एक्शन, ठीक है, इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं हम। दूसरा ये है कि जो एम्प्लॉयर है उसको बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉई की एक्टिविटी की वजह से, और क्योंकि उसको बेनिफिट मिल रहा है इसलिए उसको रिस्क भी बियर करना पड़ेगा। अब आपने यदि एक ड्राइवर रख रखा है अपनी गाड़ी चलाने के लिए, तो आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है, आपको गाड़ी नहीं चलाना पड़ती, आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ती, आप आराम से पीछे बैठ कर भी जा सकते हो।
क्योंकि आपको बेनिफिट मिल रहा है, उसी एक्ट से जो रिस्क भी अराइज हो रही है उसको भी आपको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरा बेसिस है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी के पीछे रीजनिंग क्या है। तीसरा कि कभी कभी जो एजेंट होता है या जो सर्वेंट होता है उसके पास सफिशेंट मीन्स नहीं होते हैं कि वो कंपनसेशन पे कर पाए अपने एक्ट के लिए। वापस से एग्जांपल लेते हैं ड्राइवर का। मान लीजिए ड्राइवर की टोटल संपत्ति है 5 लाख रुपए की। ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया जिससे सामने वाले का खर्चा हुआ 50 लाख रुपए का। अब हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम ड्राइवर को ही लायबल बनाएं, बट उस केस में 5 लाख से ज़्यादा अपन सामने वाले को दे नहीं पाएंगे, तो इससे तो इनजस्टिस हो जाएगा ना। पहली बात तो ड्राइवर ने गाड़ी ठोकी और उसकी वजह से सामने वाले को 50 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। अब उसका तो नुकसान हो गया, वो ठुक भी गया और उसको पैसे भी नहीं मिल रहे। तो अब क्या करती है कि कोर्ट बोलेगी कि भाई ड्राइवर नहीं दे पाएगा ना, तो मालिक देगा। क्यों? क्योंकि ये काम जो कर रहा था वो तो मालिक के लिए कर रहा था, ये ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो अपने मालिक के लिए चला रहा था। तो इससे यह इंश्योर होता है कि जिसको इंजरी हुई है उसको प्रॉपर कंपनसेशन मिल जाए। ठीक है, इट इंश्योर्स प्रॉपर कंपनसेशन टू द इंजर्ड पर्सन। ठीक है। चौथा, ये इनकरेज करता है कि जितने भी मास्टर्स है, जितने भी एम्प्लॉयर्स है, वो अपने सर्वेंट, अपने एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को ध्यान से सुपरवाइज करे ताकि वो कुछ गलत एक्ट ना कर दे। चलिए, अब वाइकेरियस रिलेशनशिप के टाइप्स हमने ये भी पहले पढ़ लिए हैं। एक हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, मास्टर प्रिंसिपल एंड एजेंट। अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। पार्टनर्स इन फर्म, स्टेट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम आते हैं एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी। ये बात हो रही है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप की। ठीक है, अरे यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा। ये बात हो रही है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप, चलिए देखो, मास्टर और सर्वेंट की रिलेशनशिप में मास्टर तब लायबल होगा जब, पहली बात तो उन दोनों के बीच में वो रिलेशनशिप है मास्टर और सर्वेंट की, और वो रिलेशनशिप ऐसी है जिसमें मास्टर के पास राइट है सर्वेंट की या एम्प्लॉय के वर्क को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, वापस से मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में क्या होता है कि मास्टर के पास राइट होता है कि वो कंट्रोल कर सके कि उसका सर्वेंट किस तरह से काम कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, ए डिलीवरी ड्राइवर वर्किंग अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी इज़ एन एम्प्लॉई। ठीक है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, उसमें जो डिलीवरी गाय होता है, जो डिलीवरी करता है ऑर्डर्स की, उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, कि आपको गाड़ी इतनी स्पीड में चलाना है, ज़्यादा भगाना नहीं है, ड्राइविंग ड्रिंक करके नहीं करनी है, हेडफोन नहीं लगाना है, हेलमेट लगाना है, एक्सेट्रा। तो ये जो रिलेशनशिप है फ्लिपकार्ट और डिलीवरी मैन के बीच की, ये मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है। इसमें जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉई के वर्क को कंट्रोल कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, इंस्ट्रक्ट कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक विपरीत होता है, वो होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो आपके लिए काम तो करता है लेकिन वो आपके हिसाब से काम नहीं करता, आप उसके वर्क को कंट्रोल नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल, एक पेंटर हो गया, आपने अपने घर के लिए एक पेंटर अपॉइंट करा, बोला कि तुम मेरे घर को इस कलर में पोत दो। अब वो उसके हिसाब से पोतेगा, उसको उसको पता है क्या करना है। आप उसके वर्क को कंट्रोल नहीं करते हो, आप नहीं बोलते हो कि ब्रश नीचे से ऊपर ले जाओ या लेफ्ट से राइट ले जाओ या परपेंडिकुलरली ले जाओ। ठीक है, तो जो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होती है उसमें मास्टर बताता है, कंट्रोल करता है कि काम कैसे हो, जबकि जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की रिलेशनशिप होती है उसमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से काम करता है।
ठीक है, तो वो बेसिकली एक्सेप्शन है। आपको अभी इतना ही समझना है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई लाइबिलिटी तब आती है जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के काम को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात, एम्प्लॉई ने कुछ टोर्टियस एक्ट कमिट कर दिया इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉई सर्वेंट कुछ काम कर रहा था अपने मालिक के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए, अपने मास्टर के लिए, और उस दौरान अपने मास्टर के काम करते वक्त उसने कुछ टॉट कमिट कर दिया, तो वो तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही, उसका मास्टर भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, ठीक है। A tort must have been committed while performing employment duties. Employer become liable when the employee performs authorized work negligently or performs authorized work in an improper manner. ठीक है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की बेसिकली इसको समराइज करा जाए तो एम्प्लॉई की लाइबिलिटी तो रहेगी यदि वो कुछ गलत काम करता है, साथ में उसके मालिक एम्प्लॉयर की भी लाइबिलिटी होगी यदि उसने जो गलत काम, जो टोर्टियस एक्ट किया है, वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया है। ठीक है, अब ये जो दो दो वर्ड, दो ये फ्रेजेस है ना, परफॉर्म्स ऑथोराइज्ड वर्क नेग्लिजेंटली, इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, और परफॉर्म्स अनऑथोराइज्ड वर्क इन एन इम्प्रॉपर मैनर, इसका देख लेते हैं। नेग्लिजेंट परफॉर्मेंस, अ कंपनी ड्राइवर रेशली ड्राइव्स ड्यूरिंग डिलीवरी वर्क एंड इंजर्स अ पर्सन। ठीक है, एक कंपनी का ड्राइवर है, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है वो डिलीवरी करते वक्त, और उसने एक राहगीर को जो कि चल रहा था रोड के साइड में, उसको टक्कर मार दी। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पैसे पेमेंट दे। अच्छा, एक आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि कंपनी पेमेंट देगी या इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट देगी। मान लीजिए ये फ्लिपकार्ट है, ये फ्लिपकार्ट के ड्राइवर ने किसी को ठोक दिया जिससे उसके हाथ पैर टूट गए, तो अब उसको पैसे ड्राइवर देगा कि फ्लिपकार्ट देगा या इंश्योरेंस कंपनी देगी? इसका आंसर डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस है या नहीं। यदि उनके बीच में इंश्योरेंस है तो फिर पेमेंट जनरली इंश्योरेंस कंपनी को करना पड़ेगा, लेकिन यदि इंश्योरेंस नहीं है तो फिर उसे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड के लिए होल्ड करिए थोड़ा। चलिए, तो फिर वापस से हम आते हैं। इम्प्रॉपर मोड ऑफ डूइंग ऑथोराइज्ड वर्क। ठीक है, इसमें ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि तुमको ऐसा नहीं करना है, उसके बाद भी उसने ऐसा करा। उसको बोल रखा था कि तुमको रेस नहीं करना है, उसके बाद भी उसने अगर रेस करी तो हम बोलेंगे कि उसने ऑथोराइज्ड वर्क है, उसको इम्प्रॉपर तरीके से किया है। ठीक है, अच्छा, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को पहले से ही बोल रखा है कि ऐसा नहीं करना है, उसके बाद भी एम्प्लॉई ऐसा करता है, फिर भी एम्प्लॉयर लाइबल होगा। ठीक है, अ ड्राइवर, सेम एग्जांपल, अ ड्राइवर रेसेस अनदर बस डिस्पाइट एम्प्लॉयर्स प्रोहिबिशन एंड कॉजेस एक्सीडेंट, एम्प्लॉयर्स रिमेन्स लाइबल, एम्प्लॉय ऑफ ए फ्रोलिक, एम्प्लॉई ऑन ए फ्रोलिक ऑफ हिज ओन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय है, जो सर्वेंट है, उसने अपने हिसाब से ही कुछ कर लिया जो कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान नहीं है। इस केस में वो खुद लाइबल होगा और मास्टर लाइबल नहीं होगा। मान लीजिए एक गाड़ी है, वो लेके ड्राइवर अपने मालिक की गाड़ी लेकर ड्राइवर निकल गया और रात में खुद घूम रहा है, पार्टी कर रहा है, और वहाँ जाके दारू पी उसने और फिर आते वक्त गाड़ी ठोक दी, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने मालिक का कोई काम नहीं कर रहा था, वो अपना पर्सनल यूज़ के लिए उसने गाड़ी यूज़ की थी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वाला एक्सेप्शन तो हमने पढ़ लिया, क्योंकि employer is normally not liable for the act of independent contractor because employer does not control how the work is performed। ठीक है, पेंटर को एम्प्लॉयर कंट्रोल नहीं करता, वो पेंटर को नहीं बताता कि काम किस तरह से करना है। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं
एजेंसी पर, एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप को हम बोलते हैं एजेंसी। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट। एजेंसी relationship between principal plus agent। चलिए, अच्छा, एजेंसी तब बनती है जब आप एक पर्सन को अपॉइंट करो अपने बिहाफ पर एक्ट करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आप एक मकान के मालिक हो, उसमें बहुत सारे किराएदार रहते हैं। आपने क्या करा, अब आप खुद किराया कलेक्ट करने नहीं जाते, आपके पास टाइम नहीं है। आपने क्या करा, आपने एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करा और उसको बोला कि भाई तू मेरे बिहाफ पर किराया इकट्ठा करके लाया कर मेरे पास हर महीने, उसमें से मैं कुछ शेयर तुझे दूंगा। ठीक है, तो ये जो आपने थर्ड पर्सन को अपना काम करने के लिए अपॉइंट किया है ना, इसको हम बोलेंगे एजेंट। वो आपका एजेंट है और आप कहलाओगे प्रिंसिपल। जब आप अपना काम करने की अथॉरिटी किसी और को दे दो तो बोलते हैं कि आपने उसको एजेंट बना दिया, और जैसे ही आपने उसको एजेंट बना दिया आप खुद प्रिंसिपल बन जाओगे, और आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी उसको बोला जाएगा एजेंसी। ठीक है, तो अब वाइकेरियस लाइबिलिटी का क्या सीन होता है कि यदि आपके एजेंट ने कुछ भी गलत काम किया तो आप एज अ प्रिंसिपल उसके लिए लाइबल होगे अगर उसने वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया है। यही उदाहरण को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, आपने एक आदमी को किराया कलेक्ट करने के लिए एम्प्लॉय किया, तो आप बन गए प्रिंसिपल और वो बन गया एजेंट। ठीक है, अब वो किराया इकट्ठा करने गया, किराया मांगने गया, किराया कलेक्ट करने गया, तो उसने वहाँ पर किराएदारों को मारा, क्योंकि एक किराएदार वहाँ पर पैसे नहीं दे रहा था और उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, तो उसने मारा, उससे उसके हाथ पे टूट गए। अब एज ए प्रिंसिपल आपकी लाइबिलिटी रहेगी कि आप उसकी भरपाई करो। उसको तो करना ही है, आपको भी करना है। अब कितनी किसको करना है वो कोर्ट डिसाइड करेगी, बट मान लेते हैं कि आपने जिसको अपॉइंट करा था वो बहुत गरीब आदमी है, उसके पास पैसे कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, तो फिर आपको ही पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल, ए अपॉइंट्स बी टू कलेक्ट रेंट, assaults C टेनेंट। बस ए ने बी को अपॉइंट करा था रेंट कलेक्ट करने के लिए, उस दौरान बी ने सी को असॉल्ट कर दिया, तो ए इज लाइबल फॉर एक्ट ऑफ बी। बी यहाँ पर है एजेंट, ए है यहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं, जो हमने बताया वही है। ए प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर टोट कमिटेड बाय हिज एजेंट व्हाइल एक्टिंग विद इन द अथॉरिटी और इन द कोर्स ऑफ एजेंसी। ठीक है, जो ये कुछ हो रहा था ये एजेंसी के काम के दौरान हो रहा था। एजेंसी का काम क्या था, रेंट कलेक्ट करना। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनी थी वो क्यों बनी थी, रेंट कलेक्ट करने के लिए। उस दौरान उसने उसको मारा, तो ये भी लाइबल होगा। ठीक है, an agency relationship exists when one person the agent is authorized to act on behalf of another person जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, and creates legal relationship with the third party। ठीक है, तो एजेंसी तब बनेगी जब आपने किसी को अपॉइंट किया अपने बिहाफ पर एक्ट करने के लिए, थर्ड पार्टी से डील करने के लिए। ठीक है, एजेंट एक्ट एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल एंड द लॉ ट्रीट्स द एक्ट ऑफ एजेंट व्हेन डन विद इन अथॉरिटी एज द एक्ट ऑफ एजेंट एज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल हिमसेल्फ। कुछ भी नया नहीं है, जो हमने बोला है वही है, वो शब्द है बस। अच्छा, कब लाइबल होगा, जब उसने एजेंट प्रिंसिपल तभी लाइबल होगा जब एजेंट हैज़ एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी
कमिटेड इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग एजेंसी वर्क, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, कुछ भी नया नहीं है। द रॉन्गफुल एक्ट इज क्लोजली कनेक्टेड विद द ऑथराइज वर्क, कुछ भी नया नहीं है, जो अभी हम बताया वही के वही रिपीट हो रही है बातें अब नोट्स में। एक्ट विद इन अथॉरिटी, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन और ले लेते हैं। एक बैंक एक रिसीवर को अपॉइंट करती है जिसका काम रहता है लोन को रिकवर करना, ठीक है। मान लो बैंक ने किसी को लोन दिया, अब वो लोन वापस नहीं कर रहा है, तो बैंक एक पर्सन को अपॉइंट करती है और बोलती है कि भाई तुम हमको लोन रिकवर करके ला के दो। अब वो जब पर्सन लोन रिकवर करने गया तो उसने क्या करा कि बोरोवर की प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, ठीक है। मान लो कि वहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी थी, वो रिकवर करने गया तो वहाँ उसने गाड़ी ठोक दी, तो अब कंपनी लायबल है। क्यों? क्योंकि ये जो काम एजेंट ने किया है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया है, वो बैंक का काम कर रहा था, उस दौरान उससे गलत काम हो गया तो बैंक भी रिस्पॉन्सिबल है। एक और इलस्ट्रेशन देखिए, एजेंट ऑथराइज टू डिमांड पेमेंट थ्रेटन्स और मैन हैंडल द वर्क, ठीक है। वो रिकवरी एजेंट गया और उसने बोरोवर को मारा कि भाई तू लोन क्यों नहीं पे कर रहा है, बैंक लायबल है, ठीक है। बैंक कब लायबल नहीं होगी? जब वो अपने पर्सनल रीज़न से कर रहा है। मान लो कि वो जो एजेंट है उसका पहले से ही उससे बोरोवर से कुछ लड़ाई थी, तो उसका गुस्सा निकालने के लिए उसने उसको मारा, तो यहाँ पर बैंक लायबल नहीं। एक्ट आउटसाइड द एजेंसी, मान लीजिए कि एक एजेंट अपने बैंक के लिए, नहीं, इसमें वापस वही वाला एग्जांपल आ जाएगा कि अ रिकवरी एजेंट यूजेस एम्प्लॉयर्स आइडेंटिटी टू सेटल ए पर्सनल डिस्प्यूट एंड असॉल्ट समवन, द प्रिंसिपल इज नॉट लायबल बिकॉज द एक्ट इज, ठीक है। पर्सनल डिस्प्यूट सेटल करने के लिए एजेंट ने एक आदमी को मारा तो बैंक लायबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं गवर्नमेंट लाइबिलिटी में। देखिए क्या होता है कि यदि गवर्नमेंट ने किसी को अपॉइंट कर रखा है तो हम उसको बोलेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट, और यदि वो गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट ड्यूटी करते वक्त कोई टोट कमिट करता है तो उसकी भी लाइबिलिटी होगी और हम गवर्नमेंट को भी लाइबल कर सकते हैं। वापस देखिए वही एग्जांपल है कि एक सरकारी बस थी, उसको एक ड्राइवर बहुत तेज़ चला रहा था जिसकी वजह से उसने एक टक्कर मार दी। कोर्ट ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्ट ऑफ इट्स ड्राइवर लाइक एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयर, ठीक है। इसको हम बहुत डिटेल में भी एक अलग वीडियो में भी कवर करेंगे स्टेट लाइबिलिटी, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में। पर अभी आप इतना ही मानिए कि यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने कुछ गलत टोटियस एक्ट किया और इससे किसी को इंजरी हो गई तो वो इंजर्ड पर्सन गवर्नमेंट से भी कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, देखिए पार्टनरशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जहाँ पर हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। इसका मतलब यह होता है कि अगर एक पार्टनरशिप है उसमें 4 पर्सन है, तो यदि उनमें से एक पार्टनर ने भी कुछ गलत काम किया पार्टनरशिप के वर्क से रिलेटेड, तो चारों के चारों पार्टनर उस गलत काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। एवरी पार्टनर एक्ट एज द एजेंट ऑफ द फर्म, अच्छा हाँ, हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट तो है ही है, उसके साथ साथ वो अपनी जो फर्म है उसका भी एजेंट है, ठीक है। अ टोट कमिटेड बाय वन पार्टनर इन कोर्स ऑफ बिजनेस मेक्स ऑल द पार्टनर्स एंड फर्म लाइबल, वही है कि 4 लोग हैं, उनमें से एक आदमी अपना फर्म का काम कर रहा था, उस दौरान उसने एक टोट कमिट कर दिया तो पूरी फर्म भी लाइबल होगी और चारों के चारों लाइबल होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ ट्रांसपोर्ट फर्म पार्टनर नेग्लिजेंटली ड्राइव्स ए ट्रक causing injury since the driving is part of the business, the firm and all partners are liable। मान लीजिए एक फर्म है जिसका बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो उसमें 4 लोग हैं, 4 लोगों ने फर्म बनाई है जिससे वो चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं वाया ट्रक। तो मान लेते हैं कि एक आदमी ने, एक पार्टनर गाड़ी चला रहा था और वो बहुत तेज़ चला रहा था और उसने ठोक दी, तो अब जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई वो भी करेगा
जो तीनों पार्टनर्स है वो भी करेंगे और फर्म भी करेगी। क्यों? क्योंकि ये फर्म का बिजनेस था और पार्टनर ने कमिट करा है टोट, तो उस दौरान उसकी वजह से सब लायबल बन जाएंगे। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं है। जो हमने ऊपर पढ़ा है बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती है। वही पार्टनर लायबल कब नहीं होंगे? जब उसने गलत काम करा है आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। भाई गुड्स ट्रांसपोर्ट करना थे दिल्ली, ठीक है, वो बीच में ही रुक गया और अपने गांव ले गया अपने काम करने के लिए और वहाँ किसी को ठोक दिया, तो यहाँ पर कंपनी या दूसरे पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे, क्योंकि ये बाहर का काम था, ये कंपनी का काम नहीं था, ये अपनी पार्टनरशिप का काम नहीं था, वही पर्सनल रीज़न के लिए। ठीक है, इसमें डिफेंसेस वही होते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस करे कि भाई अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर वाइकेरियस लाइबिलिटी लगती है किसी केस में, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपका एजेंट था या आपका सर्वेंट था या जो आपका पार्टनर है, उसने जो भी करा है वो आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करा है। वही बात है कि उसने आउटसाइड द कोर्स मतलब आपने जो काम करने के लिए उसको दिया था उस दौरान उसने वो काम नहीं करा है। पहला डिफेंस तो ये यूज़ कर सकते हो आप। दूसरा डिफेंस आप ये यूज़ करोगे कि वो जो सामने वाले ने जिसने गाड़ी ठोकी या गलत काम किया, टोटियस एक्ट कमिट किया है, वो उसने अपने पर्सनल रीज़न से करा है। तीसरा कि जो गलत काम है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का है, जो कि हमने उसमें पढ़ा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में। ठीक है, कंक्लूजन में घुमा फिरा के वही लिखना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसमें एक पर्सन को लायबल किया जाता है दूसरे पर्सन के गलत एक्ट के लिए ड्यू टू स्पेशल रिलेशनशिप। इससे ये इंश्योर होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का, मास्टर अपने सर्वेंट का ध्यान रखे, उनके काम को अच्छे से कंट्रोल कर सके और जिनको नुकसान हुआ है उनको पूरी अच्छे से भरपाई हो सके। ठीक है, इसको हम समराइज़ कर देते हैं। जनरल प्रिंसिपल वाइकेरियस नहीं, जनरल प्रिंसिपल टॉर्ट लॉ का तो ये बोलता है कि सिर्फ वही पर्सन लायबल होगा जिसने गलत काम करा है। यदि आपने गाड़ी ठोकी है तो आपको ही पैसे देना पड़ेंगे सामने वाले को। बट जब अगर वाइकेरियस लाइबिलिटी लग जाती है तो आपकी लाइबिलिटी तब भी बन जाती है जब आपने कुछ गलत काम नहीं किया हो। और वाइकेरियस लाइबिलिटी कब बनेगी? जब वहाँ पर स्पेशल रिलेशनशिप है आपके बीच में और आपके एजेंट और आपके सर्वेंट के बीच में। ठीक है, बाकी जो डिफेंसेस होंगे, डिफेंसेस में आपको यही प्रूव करना है सब जगह कि जो आपका एजेंट है उसने गलत काम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करा है या उसने आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करा है या वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार यहाँ पर देख लीजिए वापस से। जनरल प्रिंसिपल ये रहा, वाइकेरियस लाइबिलिटी, पर्सन इज हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अनदर बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप। इस टाइप की रिलेशनशिप होती है। चलिए, विद दैट दिस आंसर इज कंप्लीट। सी यू इन अनदर वीडियो। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स सर्वेंट एंड वाइकेरियस लाइबिलिटी उनकी। ऑल राइट, सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय, टाटा।